हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल टेस्ट क्विज में स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है पीपीटी साइंस का वर्क एंड एनर्जी। आज हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर की वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किससे एसोसिएटेड होता है और एनर्जी क्या है। देखिए, हमारे डेली लाइफ में हम डे टू डे या टाइम टू टाइम हम कई सारे वर्क को प्रोसीड करते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्क डन किससे एसोसिएटेड है? आपको ये पता है कि हम वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन भी बोलते हैं। हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन भी बोलते हैं और नेगेटिव वर्क डन भी बोलते हैं। लेकिन आप बोले कि सर पॉजिटिव मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये एकदम सही सोच रहे हो आप कि वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास वर्क एंड एनर्जी पे। हम ध्यान से पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हम कैसे मैकेनिकल वर्क डन को, हम कैसे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को या कैसे किसी फोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल को हम कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास वर्क एंड एनर्जी की। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं वर्क से। तो देखिए, वर्क कहने का मतलब होता है, अगर उसको आप डेफिनेशन के फॉर्म पे देखते हैं, उसको आप एक आंसर के फॉर्म पे देखेंगे, थ्योरी के फॉर्म पे, तो वर्क डन को एक सिंपल वर्ड पे हम बोल सकते हैं या सिंपल स्टेटमेंट पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब क्या? आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए। यहाँ पर एक आपके पास मान लीजिए ग्राउंड सरफेस अवेलेबल है। ये डायग्राम देख के समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जामिनर आपके पेपर को इवैल्यूएट करता है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स पाने के पूरे स्कोप होते हैं। और हमारे इस चैनल में हम आपको पूरी की पूरी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप 100 to 100 मार्क्स को आराम से स्कोर कर सके बिना किसी रुकावट और बिना किसी परेशानी के। तो देखिए, मान के चलिए ये आपका एक ग्राउंड सरफेस है। क्लियर? इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर मान लीजिए आपने एक बॉक्स रखा है या एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक का नाम दे दीजिए, मान लीजिए उस ब्लॉक का नाम है ब्लॉक ए। क्लियर? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपके पास एक ग्राउंड सरफेस अवेलेबल है, उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है। अब क्या बात आती है कि हम इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स को हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स को भी आपने पढ़ा था। फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो तो वो क्या है? वो आपका फोर्स है। लेकिन फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। ये कंपलसरी है आपके लिए कि फोर्स के डायरेक्शन को आप मेंशन करें कि फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली एक्ट हो रहा है। क्या फोर्स फॉरवर्ड जा रहा है, क्या फोर्स बैकवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में तो आप फोर्स लगाएंगे ना। तो आप मान के चलिए हम लोग इस केस पे जब आपको एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको एक फॉरवर्ड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? मतलब ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है? अपने सामने, अपने सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान के चलिए हमने क्या फोर्स लगाया, हमने फोर्स मेंशन किया, हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। मान लीजिए उस फोर्स की भी हम वैल्यू लिख देते हैं कि वो फोर्स की कितनी वैल्यू है। मान लीजिए 5 न्यूटन। हम सबको पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको एसआई यूनिट लिखना कंपलसरी है। आप बिना एसआई यूनिट लिखे आंसर को मत छोड़िएगा। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप याद से उसमें एसआई यूनिट लिखिएगा। क्लियर? तो हमने बताया कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और कितना अमाउंट का फोर्स है? फोर्स है 5 न्यूटन का। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और सरफेस एक प्लेन सरफेस है, हमने ऐसा भी अज्यूम किया, हमने ये भी बता दिया है कि ये जो सरफेस हमारे पास अवेलेबल है, ये कौन सा सरफेस अवेलेबल है? ये प्लेन सरफेस अवेलेबल है। अगर मान लीजिए ये जो सरफेस हमारे पास अवेलेबल है, ये प्लेन सरफेस अवेलेबल है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा बिना कोई ज्यादा फ्रिक्शन किए। फ्रिक्शन कब होगा? या तो ऑब्जेक्ट आपका, हमने पढ़ा था फ्रिक्शन पे, या तो ऑब्जेक्ट आपका रफ हो या तो सरफेस आपका रफ हो। ऑब्जेक्ट और सरफेस में अगर ज्यादा रफनेस होगा तो फ्रिक्शन की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर? लेकिन हम इस कंडीशन में क्या मान के चल रहे हैं? हम इस कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है और हमारा ऑब्जेक्ट भी कैसा है? यूनिफॉर्म शेप और साइज में है। आप यहां पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में है। क्लियर?
तो डेफिनेटली एक फोर्स को अप्लाई करने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को ऑब्जर्व करेगा तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। जिस कंडीशन पे वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, आप मान सकते हैं कि उसने एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया। मान लीजिए वो डिस्टेंस आपके पास क्या अवेलेबल है, x। हम डिस्टेंस को उसके सेंटर से लेके चलेंगे। एग्जांपल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, तो हम उस रेफरेंस पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि उस डिस्टेंस को कहां से हम एज्यूम करके चलेंगे, सेंटर से एज्यूम करके चलेंगे। और हमने क्या बोला, हमको कितना एक फोर्स लगा है, हमको फोर्स लगा है x, मतलब फोर्स जो लगा है उसमें जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है हमारा x। आया आपको समझ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला ये ऑब्जेक्ट जो था अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया मतलब अब ये टाइम पीरियड पे, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे ये एक नए पोजीशन पे आया है, इसीलिए हमने उसको कैसे मेंशन किया है, a डैश। आया समझ पे। अब हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल है, हमारे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल है, तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू, हमने क्या लिखा था देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम यह बोल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। आया समझ पे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखिए फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेरी गुड, आपको आया होगा समझ में, आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमने बताया आपको फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर अच्छे से एकदम क्लियरली कि वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे कि वर्क डन हमेशा क्या होगा, वर्क डन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। आप उसको स्केलर के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्क डन पे हमें डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है और फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है। आया आपको समझ में मैं क्या बता रहा हूं। तो हमने ये देखा कि वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव a certain object in a certain direction। हमने क्या देखा, the amount of force required to move a certain object in certain direction, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब हम आगे क्या देख रहे हैं, हम आगे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन को, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, तो हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को, आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ऐसा कौन सा कंडीशन देख रहे हैं जिसमें आपको वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। अब सेकंड क्या आएगा, अब आपको ऐसे कौन सा कंडीशन आपके पास अवेलेबल है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं और एकदम मैं सही बोल रहा हूं आपसे, वर्क डन नेगेटिव भी होता है। आप एकदम सही सुन रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव भी होता है। क्लियर। और उसके बाद एक थर्ड आपके पास वर्क डन आ जाएगा, वो वर्क डन हम सबको पता है, हम सब ज्यादातर जानते हैं इसके बारे में, वो क्या है हमारा, जीरो वर्क डन। आपने एकदम सही सुना। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे मुमकिन है, ये कैसा पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो। अब हम इसको डिटेल्ड फॉर्मेट में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि वर्क डन को कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव और जीरो वर्क डन कैसे होगा। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। वर्क डन को किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल W से। फोर्स डिनोट होता है कैपिटल F से और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D। तो वर्क डन क्या हो गया, F इंटू D। अब बात क्या आती है, मान लीजिए किसी एंगल पे आप फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे, आप किसी एंगल से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मान के चलते हैं उसी चीज को डायग्राम के फॉर्म पे देखते हैं कि कैसे एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, ये मेरा फोर्स हुआ है, इसने डिस्प्लेसमेंट अकर किया x, इसने क्या अकर किया है, डिस्प्लेसमेंट अकर किया x, ठीक। और मेरा जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो है F फोर्स, जिसकी वैल्यू भी मैं आपको स्पेसिफाई कर चुका हूं। क्लियर।
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ है, यहां पर जो एंगल बना है आपका, वो कैसे पता चलेगा? देखिए ध्यान से देखिए, हम यहां पर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे ये देखेंगे कि एंगल क्या बन रहा है। मेरा ये ग्राउंड सरफेस है, देखिए क्लियरली, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उसके पैरेलल जा रहा है। एग्जांपल समझने की, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड सरफेस के पैरेलल जा रहा है, तो ग्राउंड सरफेस हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट को आपको जानना और लिखना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट हम किसको मान के चल रहे हैं। हर चीज में जब भी एक फोर्स अप्लाई होगा, जब भी आपका वर्क डन होगा, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपका यहां पर रेफरेंस पॉइंट अवेलेबल है ग्राउंड। तो ग्राउंड के हिसाब से देखिए, ऑब्जेक्ट जो जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? एकदम सही सुना आपने, यहां पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री। कैसे आपको समझ में आया 0 डिग्री कैसे बन रहा है? यहां पर थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? यहां पर हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। अब आपको आया समझ में कैसे 0? देखिए आपका ऑब्जेक्ट, ये मेरा एग्जांपल मान के चलिए, ये मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, तो दोनों के बीच का अगर मैं एंगल बोलूं तो यहां इस कंडीशन में एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ग्राउंड के रेफरेंस में। बिल्कुल आपने सही समझा कि यहां पर हमारा एंगल क्या बना? 0 डिग्री बना। अब इसी चीज को, इसी वर्क डन को अगर मैं Fs cos थीटा के हिसाब से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, थीटा की वैल्यू को आप जब 0 प्लेस करोगे, किसकी वैल्यू को प्लेस करोगे? थीटा की वैल्यू को आप 0 प्लेस करोगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। एकदम सही समझा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हम यहां मान के चल रहे हैं cos थीटा, और थीटा हमारा अभी क्या है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? cos 1 हो जाएगा। तो यहां 1 प्लेस कीजिए आप, जैसे आप 1 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा Fs। तो वर्क डन आपके पास क्या है? पॉजिटिव। वर्क डन आपके पास क्या है? पॉजिटिव। अब आपको आया समझ पे? अब आपको धीरे धीरे क्लियर होते हुए जा रहा होगा कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। हमने सबसे पहले वर्क डन को देखा कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन है। एक हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन है, एक हमारे पास नेगेटिव वर्क डन है, एक हमारे पास 0 वर्क डन है। क्लियर? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने वर्क डन को पॉजिटिव कब माना? हमने वर्क डन को पॉजिटिव तब माना जब आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है उसका एंगल क्या है? 0 डिग्री। किसके रेफरेंस पॉइंट में 0 डिग्री है? ग्राउंड के रेफरेंस पॉइंट में 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि वो आपके ग्राउंड के पैरेलल जा रहा है, इसलिए वो 0 डिग्री। हमने उसको क्या बोला कि हमारे पास वो 0 डिग्री अवेलेबल है क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है ग्राउंड से। अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप ये बोल रहे हो कि हम जब इसको फॉर्मूला पे रखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है कि W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, तो थीटा की जगह हमने क्या प्लेस किया? जो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो आपने cos 0 को यहां प्लेस किया। cos 0 को प्लेस करने के बाद आपने देखा कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कहने का मतलब है cos 0 का मैग्नीट्यूड। हमेशा याद रखिएगा, आप जब फिजिक्स को पढ़ेंगे तो ज्यादातर हम वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम ज्यादातर क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स की भाषा में ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें कैसी हैं। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की जगह हमने लिखा 1, इसलिए हमारे पास आ गया Fs। तो हमने वर्क डन को लिख दिया वर्क डन इक्वल्स टू पॉजिटिव Fs। तो हमारा तो सबसे पहले वाला क्लियर हो गया कि हमको पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा। हमको सबसे पहला वाला क्लियर हो गया कि हमको पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा। अब हम नेगेटिव की बात करके चलते हैं कि नेगेटिव में क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा। अब इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि क्या होगा और कैसे होगा। आपके पास आपने देखा होगा कि एक कार अवेलेबल होती है, जब उस कार को हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो कार आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है अपने मोटर के कारण। एक छोटे छोटे कार्स देखे होंगे जो बच्चे खेलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड ड्रैग करते हैं तो उसके मोटर की एक्शन के कारण अगर वो फॉरवर्ड मोशन पे जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बैकवर्ड ड्रैग कर रहे हैं, बैकवर्ड पुल कर रहे हैं, उस पुल करने के चक्कर पे अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां एंगल क्या बनेगा। आपने एकदम सही सुना, आपने एकदम सही समझा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं आपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पीछे क्या किया,
ड्रैग किया। ड्रैग किया मतलब क्या होता है, पुल करना। हमने पीछे की तरफ उसको पुल किया, पीछे की तरफ उसको ड्रैग किया। पीछे की तरफ ड्रैग करने के कारण उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टोर हुई, वो एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई। हम इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल काइनेटिक क्या होता है। जब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे रिलीज हुआ तो उसका मोशन क्या था, अब उसका मोशन था फॉरवर्ड। अगर उसका मोशन फॉरवर्ड मोशन हुआ है तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास थीटा क्या बना। देखिए फोर्स लग रहा है रिवर्स और इसका वर्क डन हो रहा है सामने की डायरेक्शन पे, तो वर्क डन हमारा क्या बना 180 डिग्री। बिल्कुल सही, आपको आया समझ पे, अब एकदम सही समझ रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं कि हमारे पास थीटा क्या बना, थीटा बना 180 डिग्री। तो देखिए हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, हम यहां पर लिख रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर जब मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यहां पर लिखा हूं, अब मेरे को 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है थीटा का, बहुत सिंपल, cos 180 डिग्री होता है -1। क्लियर, अगर cos 180 डिग्री की वैल्यू को मैं -1 लिख के चल रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस cos 180 डिग्री। आप एकदम सही समझ रहे हैं, यहाँ cos 180 डिग्री की जगह आप -1 लिखेंगे, -1 लिखने से आपको क्या आ जाएगा, -fs आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन। बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आया होगा कि आपका नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके पास नेगेटिव वर्क डन कैसे आएगा। आया आपको समझ पे। तो हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन कैसे आता है, जब आपका थीटा 0 डिग्री फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू आपके ग्राउंड सरफेस पे, तो आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है। जब आपका थीटा 180 डिग्री फॉर्म होता है, जब आप फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं लेकिन वर्क डन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारे किस में आ गया, सेकेंड टाइप ऑफ वर्क डन में आ गया, जब आपका थीटा क्या अवेलेबल है आपके पास, नेगेटिव। अब थर्ड कैटेगरी क्या आती है, जीरो वर्क डन। हाँ, आपने एकदम सही सुना, आपने एकदम सही समझा, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या आई, जीरो वर्क डन। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीरो वर्क डन कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए एग्जांपल पे, अगर मान लीजिए अगेन आपके पास एक ग्राउंड सरफेस अवेलेबल है, इस ग्राउंड सरफेस में आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है और फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर से। फोर्स कहां से अप्लाई हो रहा है, ऊपर से, और यहाँ पर डिग्री क्या बना, थीटा 90 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एक हमने एज्यूम करके चला है कि वो हमारा एक प्लेन रेगुलर ऑब्जेक्ट है, एक रेगुलर यूनिफॉर्म शेप पे है, और जो हमारे पास ग्राउंड सरफेस अवेलेबल है वो ग्राउंड सरफेस को भी हमने एक प्लेन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सरफेस को मान के चला है। और फोर्स हमारा कैसे अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड। अगर फोर्स हमारा डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है मतलब वो उस सरफेस के, उस ग्राउंड सरफेस के रेफरेंस पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। हाँ, आपने एकदम सही सुना, एंगल फॉर्म क्या किया, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड सरफेस के रेस्पेक्ट पे, तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, cos 90 कितना हुआ, 0 हुआ। जब आप इस चीज को फॉर्मूला पे प्लेस करेंगे, फॉर्मूला आपका क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा। अगेन cos थीटा की जगह cos 90 डिग्री प्लेस कीजिए, तो cos 90 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 अगर पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ गया, 0। बिल्कुल सही समझा आपने कि वर्क डन इस केस में क्या होगा, 0 होगा। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ पे कि वर्क डन को 0 कब लेके चलेंगे, वर्क डन को पॉजिटिव कब लेके चलेंगे और वर्क डन को नेगेटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं आपकी डेली लाइफ से। जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड जाते हैं, देखिएगा कूली अपने सर पे लगेज को कैरी करता है। बिल्कुल सही सुना आपने, कूली अपने सर पे लगेज को कैरी करता है। तो लगेज कहां है, कूली के सर पे। फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड। किसके रेस्पेक्ट पे, ग्राउंड के रेफरेंस पॉइंट पे। तो वहां एंगल क्या फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री फॉर्म हुआ तो cos 90 क्या होगा, 0। वर्क डन क्या हो गया, 0। बिल्कुल सही सुना आपने। तो कूली के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब आप बोलेंगे सर कूली वर्क डन 0 कर रहे थे, हम उसको पैसे क्यों दे।
वो सेकेंडरी बात है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वर्क डन की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह अगर उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है उसके प्लेन सरफेस के ऊपर, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो। आया आपको समझ पे? बेसिक यहाँ पर जो मेन एंगल का एक काम होता है कि किस एंगल पे कितना वर्क डन होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा उसके फोर्स के एंगुलर फॉर्म पे अप्लाई होने से। अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर अप्लाई होता है तो cos 90 डिग्री के कारण जीरो हो जाएगा, वो आपका जीरो वर्क डन में आएगा। अगर फोर्स आपका 0 डिग्री पे वर्क कर रहा है तो वो आपके cos 0 डिग्री 1 होने के कारण आपके पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अगर फोर्स आपका रिवर्स में काम कर रहा है, 180 डिग्री में काम कर रहा है, मतलब फोर्स बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हो लेकिन मोशन फॉरवर्ड हो रहा है, या फोर्स फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका बैकवर्ड मोशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको आया समझ में? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। आप एग्जाम में इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। हम अपनी क्लास में जरूर देखेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन के क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा। ये मेरा छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा, लेकिन इस क्लास में हमने देखा था कि वर्क डन का जो आपका होता है वो क्या होता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पे हमारे दिमाग में एक बेसिक सा आइडिया आता है कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी वैल्यू भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वही हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा। हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या होते हैं, हमने ये भी देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन में पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन होता है, कौन से एंगल के कब फॉर्म होने से, किस एग्जाम्पल के कहां होने से कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा जीरो वर्क डन आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये सारे वर्क डन्स का फिजिकल एप्लीकेशंस कहां पर अप्लाई होगा और हमारे चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारे क्लास में जुड़े रहिए। टेस्ट क्विज में आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे क्लास में। तब तक स्टे ब्लेस्ड।